हे माय चैम्पियंस, वेलकम बैक टुडे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ एक न्यू फ्रेश सीरीज़ जो कि है बिजनेस लॉ के एक टॉपिक कंपनीज एक्ट पे। कंपनीज एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फाउंडेशन में भी एंड एज वेल एज इंटरमीडिएट में भी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो दैट कंपनीज एक्ट में ऑलमोस्ट 70 मार्क्स की वेटेज जो है वो कॉर्पोरेट लॉ रखता है एंड कॉर्पोरेट लॉ में पूरा कंपनीज एक्ट आता है। वैसे तो कंपनीज एक्ट में काफ़ी सेक्शंस हैं, लाइक 470 सेक्शंस टोटल कंपनीज एक्ट में है। बट आपके फाउंडेशन में जस्ट इसकी बेसिक्स एंड थोड़ा बहुत टॉपिक को बेसिक्स एंड आई विल से कि एक दो सेक्शंस भी दे रखे हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे फाउंडेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले है ये है टॉपिक की हेडिंग लिख देते हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूँ दैट ये एक तरीके से एक आपका फास्ट ट्रैक होने वाला है, एक रिवीजन लेक्चर होना है या वन शॉट तो नहीं कहेंगे बिकॉज ये पार्ट्स में आने वाली है वीडियो। बट फिर भी अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर करना है तो आई सजेस्ट यू कि आप अपने जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी यूट्यूब पे अदर टीचर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अन अकेडमी हो गया एंड और भी बहुत सारे, वहाँ पे आप डिटेल में कर सकते हो। मैं आपको जस्ट ये एग्ज़ाम से पहले वाली रिवीजन वाली एज अ लेक्चर बना करके दे रहा हूँ एंड आई मेक श्योर कि आप इसमें वो टॉपिक्स कवर करें जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं एंड थोड़ा बहुत आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं इस तरीके से आपको ये चीज़ करवाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले गाइस हम कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन होती है बेसिकली कंपनीज की डेफिनेशन। व्हाट इज़ अ कंपनी? कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? अब कंपनी की डेफिनेशन हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, लाइक अगर मैं आपको प्रॉपर लॉ की बात करूँ लॉ के टर्म्स में, तो लॉ के टर्म्स में सेक्शन 2 क्लॉज 20 में 20 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है कंपनी को डिफाइन करता है। अब कंपनी को डिफाइन कैसे करता है ये एक्ट कहता है कंपनी, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or any other previous law। सो बेसिकली कंपनीज एक्ट की यही डेफिनेशन है। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये क्या कहना चाह रहा है दैट कंपनीज एक्ट, कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी एक कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट मीन्स बनी हुई है, इसको आप कह सकते हो, या फिर आप उसको कह सकते हो रजिस्टर हुई है। तो कंपनी मीन्स एक कंपनी जो कि रजिस्टर हुई है या फिर बनी है किसके अंडर? अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनी रजिस्टर हुई है, या फिर एनी अदर प्रीवियस लॉ। अब एनी अदर प्रीवियस लॉ से इसका मतलब है जैसे कंपनीज एक्ट 2013 से जो पहले एक्ट था जो कंपनीज को गवर्न करता है, जो कंपनीज के अफेयर्स को गवर्न करता था, जैसे कि आप कंपनीज एक्ट 1956 कह सकते हो। अब ऐसी भी कंपनीज थी जो कंपनीज 2013 से पहले से ही स्टार्ट हो रही थी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो टाटा, आप सबको पता है कितने पहले से काम कर रही है कंपनी, तो वो एज अ कंपनी 2013 में नहीं आई है, वो 2013 से भी पहले थी। तो टाटा जो रजिस्टर हुई होगी और टाटा को जो एक्ट गवर्न करता होगा वो कंपनीज एक्ट 2013 नहीं होगा, कंपनीज एक्ट 1956 होगा, उसके अंदर रजिस्टर होगी वो। सो दैट इज़ वाई ये कहना चाह रहा है कि कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, उसे हम क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। सो ये तो हो गई एक प्रोविजन वाली डेफिनेशन। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा और आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली एक कंपनी की डेफिनेशन उसके फीचर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपनी अपने आप में एक कोई सेपरेट पर्सन नहीं है। कंपनी लाइक अगर मैं किसी पर्सन को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं उसके एट्रीब्यूट्स बताता हूँ। लाइक अगर मैं आपको, जैसे अगर आप अपने किसी फ्रेंड को बारे में मुझे बताओ या फ्रेंड को डिफाइन करोगे तो आप उसके नेचर को बताओगे, उसके एट्रीब्यूट्स को बताओगे, वो दिखता कैसा है, उसके फीचर्स को बताओगे। तो जस्ट लाइक दैट कि कंपनी के भी अपने कुछ फीचर्स होते हैं जिसके बेस पे हम उसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में भी जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो कंपनी के फीचर्स को लेकर के इन्वॉल्व होगी। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट फीचर्स करवाने वाला हूँ। बट फीचर्स पे जाने से पहले मैं आपको एक बार इसका जनरल आइडिया देता हूँ। उसको मैं कह सकते हैं बर्ड्स आई व्यू। आप इस चीज़ को ऐसे हेडिंग दे देना एंड मैं इस चीज़ में आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हम कंपनीज एक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं।
सबसे पहले हम करने वाले हैं कंपनीज डेफिनेशन, जो कि हम कर चुके हैं बेसिकली लॉ के हिसाब से, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसके क्वेश्चन में, बट एज अ अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। कंपनी की डेफिनेशन। सेकंड इसका टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है कॉरपोरेट व्हील थ्योरी। मैं थ्योरी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कॉरपोरेट व्हील थ्योरी। देन आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी। फिर अगर हमारा देखें तो उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे इसमें कवर होता है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंपनी हो गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गया। फिर इसमें आ जाता है हमारा MOA एंड एक आ जाता है AOA। MOA एंड AOA इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA और AOA बेसिकली अपने आप में कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी को बनाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दैट इज़ वाई MOA एंड AOA। एंड इसमें मैं लास्ट एक और टॉपिक ऐड करना चाहूँगा दैट इज़ डॉक्टरीन्स। डॉक्टरीन से काफ़ी केस स्टडी बनती है गाइस, तो विल मेक श्योर कि ये वाला टॉपिक हम बहुत अच्छे से करें। सो यही आपके टॉपिक है। आप अगर रिवीजन नोट्स बना रहे हैं तो आप इस नोट्स को कॉपी कर सकते हो, सो दैट कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले जो एक दिन की छुट्टी मिलती है आपको, उसमें जस्ट ये टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके एग्ज़ाम में देख करके जा सकें। सो बेसिकली यही है। अब इसमें से हम कंपनी की डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सो उस पर नहीं जाएंगे हम। अब हम जाने वाले हैं फीचर्स ऑफ द कंपनी पे। सो हेडिंग लिखते हैं गाइस, फीचर्स ऑफ कंपनी। सो सबसे पहले फीचर क्या होता है कंपनी का? सबसे पहला फीचर होता है कंपनी का, कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के पास क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी से कंपनी का क्या मतलब है कि कंपनी की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि कंपनी अपने आप में एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि दैट कंपनीज इज़ जस्ट एक बुक्स में है और हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें कंपनी का नाम लिख देते हैं। कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस होती है। जैसे ये अगर पर्सन है, जैसे ये अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो ये फादर है एंड ये है सन। सो जब तक ये छोटा होता है तब तक क्या कहते हैं, इस सन को, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसके फादर से होती है या फिर इसकी फैमिली से होती है, फैमिली से होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो इसकी क्या हो जाती है? अपनी एक अपनी एग्जिस्टेंस हो जाती है। ही विल बी लाइबल फॉर हिज ओन एक्शंस। जैसे अगर जब बच्चा छोटा होता है तो तब क्या होता है कि अगर इसने कुछ भी गलत काम किया तो सब यही बोलते हैं इसके माँ बाप कैसे होंगे एंड ऑल कैसे होंगे, और सब किसको ब्लेम करते हैं? एज अ फादर को और उसकी फैमिलीज़ को लेकर के कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, अगर कोई 30-40 साल का है, तो वो अपने एक्शंस के लिए खुद लायबल हो जाता है। तो उस टाइम पे उसकी क्या हो जाती है? अपनी एग्जिस्टेंस हो जाती है। तो वैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी ये कॉन्सेप्ट कहती है कि कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस होती है अपार्ट फ्रॉम देयर ओनर्स। ऑब्वियसली बात है, कंपनी को क्या उसके ओनर्स ओन करते हैं। कंपनी एक डॉक्यूमेंट्स में होती है, कंपनी एक लॉ की क्रिएशन में है, कंपनी एक ह्यूमन की तरह नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, बट कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो अपने ओनर से अलग होती है। तो यही चीज़ ये बताना चाह रहा है दैट कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी बेसिकली इसमें अगर मैं आपको एग्जाम POV से कंटेंट दूँ, आप इसमें क्या याद कर सकते हो बेसिकली, तो 2 से 3 पॉइंट हैं जो आप इसमें लिख करके आ सकते हो। दैट इज़, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको तो कंपनी इज़ अ डिफरेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ये कीवर्ड्स आप उसमें एग्ज़ाम में लिख सकते हो, बाकी आप थोड़ा बहुत डेफिनेशन अपने अपने लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो। डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द members, shareholders and promoters. Company can sue or be sued
इन इट्स ओन नेम। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, यही कहता है कि हाँ, सो अब मैं इसको अब एक बार आपको एक थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें 2 पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ दैट एग्जाम पीओसी आप इसमें लिख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की सेपरेट लीगल यानी कि अपार्ट फ्रॉम देयर ओनर्स कंपनी अपने आप में एग्जिस्ट करती है। सो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कंपनी इज डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स, शेयर होल्डर्स एंड प्रोमोटर्स। तो ये मेंबर्स, शेयर होल्डर्स एंड प्रोमोटर जो भी हैं, ये तीनों पर्सन क्या होते हैं, ये दीज आर द नेचुरल पर्सन्स जो कि पोजीशन होल्ड करते हैं कंपनी में। मेंबर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं एंड प्रोमोटर्स क्या होते हैं। बेसिकली प्रोमोटर्स जो होते हैं, ये प्रोमोटर्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको बताऊं तो प्रोमोटर्स बेसिकली कहेंगे जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जो एकदम स्टार्टिंग में कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर के आते हैं, जो भी सारे डॉक्यूमेंट वर्क करते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, प्रोमोटर्स कहते हैं। मेंबर्स इज बेसिकली जो भी कंपनी से इसको आप स्टेक होल्डर भी लिख सकते हो। मेंबर्स इज बेसिकली जो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट, आप इसको ऐसे मान करके चलते हो कि जो कंपनी से एसोसिएटेड है किसी भी तरीके से। शेयर होल्डर्स जो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा हुआ है, दैट इज शेयर होल्डर्स। अब कंपनी कैन स्यू और टू बी स्यूड, बी स्यूड, इस चीज़ को स्यू मतलब क्या होता है, केस फाइल करना, एंड बी स्यूड मतलब कि आपके ऊपर केस फाइल किया गया है, आपके ऊपर केस फाइल किया गया है। तो ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट में कि अब कंपनी अपने ओनर से अलग है। जैसे अगर आपको पता होगा कि एक माइनर अगर कुछ गलती कर देता है तो उसके पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, पनिशमेंट्स भुगतनी पड़ती है। लाइक एक बच्चे को हम जेल में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स को जा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो कुछ भी गलती होती है, एक बच्चा करता है तो उसमें उसके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लायबल ठहराया जाता है। तो इसमें यही बताना चाह रहा है कि कंपनी क्या है, सेपरेट है, अपने जो पर्सन्स हैं जो उनको एग्जिस्टेंस में लेकर के आए हैं, प्रोमोटर्स, मेंबर्स और शेयर होल्डर, उनसे अलग है। और कंपनी अपने आप में क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, एंड उसके ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है। तो दैट इज़ व्हाट इसमें कवर करना था हमें। इसमें एक और आता है, केस स्टडी आती है, जो कि आई सजेस्ट कि लाइक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी कह सकते हैं, इससे केस लॉ कह सकते हैं, केस स्टडी नहीं, केस लॉ। इससे एक केस स्टडी बन सकती है। सो इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। इस केस स्टडी में तो इस केस लॉ का नाम है, एक सेकंड देना गाइस मुझे, हम इस केस का नाम है गाइस मैकावरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो बेसिकली इस केस लॉ को याद करने के लिए इसकी सबसे बेसिक ट्रिक मैं अगर आप सबको बताऊं तो इसको एश्योरेंस से याद रखना। दिस इज एश्योरेंस, जहाँ पे एश्योरेंस आ रहा है तो ये समथिंग रिलेटेड टू क्या है, इंश्योरेंस। आपको ये वर्ड आई डोंट नो सिमिलर साउंड कर रहा होगा नहीं, बट इस तरीके से ऐसे अज्यूम करके चलो कि एश्योरेंस इज समथिंग सिमिलर टू इंश्योरेंस, लाइक ये दोनों वर्ड थोड़ा बहुत राइम कर रहे हैं। तो ये केस स्टडी इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक मकावरा नाम का एक पर्सन होता है। बेसिकली एक यहाँ पे क्या होती है, एक कंपनी होती है। इस कंपनी के 99% शेयर्स जो होते हैं एक पर्सन होल्ड करता है। अज्यूम करके चलो वो ये एक पर्सन है, ओके। एंड इस कंपनी के कुछ एसेट्स होते हैं जो कि होता है टिम्बर, ओके। अब ये जो टिम्बर होता है, इस टिम्बर का इंश्योरेंस कराता है दिस पर्सन, इंश्योरेंस कराया इस पर्सन ने। तो अब जो इंश्योरेंस होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे लेने के बजाय किसके नाम पे ले लेता है, अपने नाम पे ले लेता है। यानी कि इसका जो भी प्रीमियम होगा, इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम होगा, वो कौन पे करेगा, यही पर्सन पे करेगा। एंड इसका अगर इंश्योरेंस का क्लेम आता है, लाइक अगर ये टिम्बर कहीं भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको कुछ भी हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेता है, तो वो क्लेम भी किसके पास आएगा, इस पर्सन के पास आएगा। तो अनएक्सपेक्टेडली उस टाइम पे क्या हो जाता है कि ये टिम्बर डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है फायर से। अब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये पर्सन होता है बहुत चौड़ में कहता है दैट कि डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इसका क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है,
कभी भी आप देखना, जब भी पैसे देने की बात होती है तो इंश्योरेंस कंपनी इज़ लाइक बहुत बहुत स्ट्रिक्ट। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा क्या करती है, बहुत जांच पड़ताल करती है और बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करती हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देना पड़ गया। तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है एंड फिर देखती है कि ये जो टिम्बर है ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, ये किसका एसेट है, कंपनी का एसेट है, ना कि इस पर्सन का एसेट है। अब हालांकि ये बात अलग है कि 99% शेयर किसके पास है, इसी पर्सन के पास है, लेकिन कंपनी ये चीज़ फैक्ट में बोलती है दैट एसेट जो कि है टिम्बर डज नॉट बिलोंग्स टू दिस पर्सन। ये इस पर्सन को बिलोंग नहीं करता है, ये किस चीज़ को बिलोंग करता है, दिस एसेट जो कि है टिम्बर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अब हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी का एक आपको याद हो शायद, इको में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, इंश्योरेंस जब लेते हैं तो ऐसे नहीं कि आप, इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसमें एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का हमारा ये मतलब है कि हमेशा इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगी और उस एसेट का इंश्योरेंस लेगी जिसमें कि किसी पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, यानी उस पर्सन से डायरेक्टली वो चीज़ बिलोंग करती हो। अब इस केस में जो ये टिम्बर है ये इस पर्सन से बिलोंग नहीं करती है, हालांकि क्या है 99% शेयर कंपनी के ही इस कंपनी के 99% शेयर ये पर्सन होल्ड करता है, लेकिन जो ये एसेट है, अब ये चीज़ किस वजह से प्रूव हुई कि ये जो एसेट है और ये टिम्बर है ये इस पर्सन का नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू दिस पर्सन। कंपनी ने ये चीज़ क्यों बोली, क्योंकि बिकॉज, इसको यहीं लिख देते हैं कंक्लूजन, ये सब किस लिए हुआ, बिकॉज कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, या फिर इसको कह सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये जो केस लॉ था इस सब में ये डिसीजन कि ये इस पर्सन को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, ये चीज़ किस बेस पे डिसाइड हुई, बिकॉज कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। तो जो ये टिम्बर है ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये टिम्बर कंपनी की प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर ये इंश्योरेंस कंपनी ने करवाया होता तो इस पर्सन को क्या हो जाता है, रीइंबर्समेंट मिल जाती, इस पर्सन को इसका जो भी इंश्योरेंस का क्लेम था वो इस कंपनी को मिल जाता, लेकिन ये इस पर्सन का इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज ये जो भी एसेट था ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, ये कंपनी की प्रॉपर्टी थी, दैट्स वाई ये इसमें हमने डिक्लेयर किया। सो इसकी ट्रिक यही है कि नॉर्थन इंश्योरेंस कंपनी को आप इंश्योरेंस से रिलेट करें एंड देन इंश्योरेंस वाला केस याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट फीचर्स गाइस, एंड द नेक्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब इस फीचर का बेसिकली क्या मतलब है, दैट एक कंपनी है वो क्या है, अब नेचुरल पर्सन तो है नहीं, कंपनी क्या है, क्रिएशन ऑफ लॉ है। तो दैट्स वाई इस पॉइंट में यही कहना चाह रहा है, इफ यही फीचर है कंपनी का, दैट कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल है, ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है और लीगल पर्सन है, बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ। तो इस पॉइंट में आपको लाइक इस फीचर में आप क्या लिख सकते हो, कंपनी डज नॉट possess the body of a natural person. And the second point which you can write it exists only in the eyes of law. और अगर आप और एग्जैजरेट करना चाहें तो कंपनी इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ, देयरफॉर इट इज़ अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन।
ये आप मेन मोटे मोटे पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो कंपनी डज नॉट पोसेस द बॉडी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। कंपनी के हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, नोज नहीं होती है, आइज नहीं होती है, तो दैट इज़ वाई वो एक नेचुरल पर्सन की तरह बॉडी पोजेस नहीं करता है। पोजेस मतलब धारण, या यू कैन से पोजेस, कि वो धारण नहीं करता है, उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है नेचुरल पर्सन की तरह। इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ की आइज में एग्जिस्ट करता है वो। लाइक आप कंपनी को ऐसे देख नहीं सकते हो, लाइक उसके ह्यूमन पार्ट्स एंड वैसा कुछ नहीं है, वो उसकी एक एग्जिस्टेंस है, उसका एक ऑफिस होगा, लेकिन वो लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है। लॉ की आइज में वो एक पर्सन है जो कि सारे काम कर सकती है। लाइक केस हमने पढ़ा कि लाइक वो केस अपने ऊपर ले सकती है और केस फाइल कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, तो दैट इज़ वाई इट्स अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और वो लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है। अब ये क्या कह रहा है, कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, देयरफॉर इट इज़ अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। वही पॉइंट को घुमा घुमा के कि कंपनी क्या है, क्रिएशन ऑफ लॉ है, लॉ ने उसको क्रिएट किया है, इसी वजह से उसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि वो क्रिएशन ऑफ लॉ है। बस यही पॉइंट था इसमें। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फीचर गाइस, जो कि है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। आई होप यू कैन सी दिस। यस, लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर क्या कहता है कंपनी का? बेसिकली कंपनी का यही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इसको पार्टनरशिप से ज़्यादा बेनिफिशियल बनाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, बेसिकली लाइबिलिटी का मतलब आप सबको पता ही होगा, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं दैट लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। लाइबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, एंड इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स बेसिकली अ ऑब्लिगेशन। एक पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकता है, जिम्मेदारियों से भाग सकता है, लेकिन जो उसकी ऑब्लिगेशन है उस चीज़ से नहीं भाग सकता है, जो उसको करना ही करना है। तो बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है आपको कि मेंबर्स आर लायबल टू कंट्रीब्यूट। मेंबर्स बेसिकली जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो क्या है, लायबल होते हैं किस चीज़ को पे करने के लिए, लायबल टू कंट्रीब्यूट। कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करने के लिए? contribute towards the payment of its debts to a limited extent. मतलब एक लिमिटेड एक्सटेंट तक वो क्या करते हैं, लायबल होते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। और बाकी इसमें आप कुछ भी रख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। पार्टनर्स का अगर कोई भी मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर लिक्विडेशन में जाता है तो पार्टनर्स को क्या है, एक्स्ट्रा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जा करके पे करना पड़ता है। वो पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, बट मेन थिंग दिस इज़ कि जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनको एक लिमिटेड अमाउंट तक ही क्या करना पड़ता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। नाउ इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो आता है दैट इज़ परपेचुअल सक्सेशन। ये नाम से आइडेंटिफाई नहीं होता परपेचुअल सक्सेशन, बट परपेचुअल सक्सेशन बेसिकली मतलब है कि कंपनी अपने मेंबर से अफेक्ट नहीं होती है। कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, अपने आप में लॉ के थ्रू क्रिएट की गई एक एग्जिस्टेंस है उसकी, तो उसके मेंबर्स चाहे मरें, चाहे जिंदा रहें, या फिर चले जाएं, रिटायर हो जाएं, कंपनी अपने आप में एग्जिस्ट करेगी। जैसे एक पेरेंट्स के, एक फादर के जाने के बाद एक बच्चा अपने आप में एग्जिस्ट करता है, वो भी ख़त्म नहीं हो जाता है, वैसे ही एक कंपनी भी अपने आप में एग्जिस्ट करती है। एंड परपेचुअल सक्सेशन के केस में आप लिख सकते हो दैट डेथ, इंसॉल्वेंसी, दीज आर द बेसिक कीवर्ड्स गाइज, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इसके अराउंड क्वेश्चन बनता है और आंसर लिख रहे हो तो ये वाले पॉइंट जो भी मैंने आप चीज़ को अभी तक लिखवाया है, ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट leaves the company unaffected। एंड बहुत ही फेमस लाइन, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी
कैन गो फॉर एवर, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। देन इसमें एक और फिफ्थ फीचर, 5 फीचर मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसके बारे में। दैट फिफ्थ फीचर है कॉमन सील। अब कॉमन सील का बेसिकली क्या मतलब है गाइस? अब जैसे हम इंडिविजुअल्स होते हैं, तो हम इंडिविजुअल का क्या होता है, अपनी एक कोई भी डॉक्यूमेंट हम साइन करते हैं तो अपने क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो बेसिकली कॉमन सील भी क्या है, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी है, सिग्नेचर ऑफ कंपनी। यहाँ पे फिर आप और फीचर्स को एग्जैजरेट करने के लिए लिख सकते हो कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब बेसिकली कॉमन सील के बारे में एक लोगों को हाफ नॉलेज है, दैट कॉमन सील क्या है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल। बट एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो कॉमन सील ऑप्शनल नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हर जो डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कंपनी की स्टैंप रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे कंपनी के सिग्नेचर, जैसे कोई भी अगर डिसीजन लिया है वो कंपनी के नाम पे लिया गया है तो उसमें कंपनी के सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो कंपनी के सिग्नेचर इज़ कॉमन सील, तो वहाँ पे कॉमन सील यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट में सपोज यहाँ पे कंपनी के साइन चाहिए, तो कंपनी के साइन यानी कॉमन सील। तो अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो यहाँ पे क्या साइन करेंगे, 2 डायरेक्टर्स भी साइन कर सकते हैं। वो हर केस में अलग होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग होता है, पब्लिक कंपनी के लिए अलग होता है, ओपीसी कंपनी के लिए अलग होता है। तो हर केस में अलग अलग होता है कि कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन कर सकता है। तो कॉमन सील होना ऑप्शनल नहीं है, मतलब यहाँ पे सिग्नेचर तो करना ही पड़ेगा कंपनी के बिहाफ पे किसी भी डॉक्यूमेंट पे। अगर सपोज करो कि प्रॉपर्टी ली जा रही है, प्रॉपर्टी ली जा रही है कंपनी के नाम पे, तो उस पर कंपनी के सिग्नेचर तो होंगे ही होंगे, लेकिन उस कंपनी के सिग्नेचर पे हमें क्या करना है, कॉमन सील करना है। अब कॉमन सील हमारे पास नहीं है तो उसकी जगह पे क्या 2 डायरेक्टर्स भी साइन कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कि कॉमन सील क्या है, ऑप्शनल है। एक्चुअल में सिग्नेचर यहाँ पे जो करना है वो उसके इंस्टेंस में कहा जाता है कि कॉमन सील क्या है, ऑप्शनल है। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। मैंने आपको अभी तक 2 कॉन्सेप्ट करवाए हैं, एक कंपनी का मीनिंग करवाया है एंड कंपनी के फीचर्स करवाए हैं। सो ये फीचर्स में आप ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, ये सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। आई एम 100% श्योर कि आपके इसके मार्क्स नहीं डिटेक्ट होंगे, या फिर इतना भी आप लिखोगे तो इट्स लाइक सफिशिएंट होगा। बाकी इसके अराउंड आप तो 1-2 सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी, जो कि पूरी कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी हम कवर करने वाले हैं। तो आई विल ट्राई टू कि मैं 5 से 6 वीडियो के अंदर आपका पूरा कंपनीज एक्ट जो है फिनिश कर दूँ। थैंक यू गाइस। एंड कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपको डाउट हो, या फिर कोई भी रिकमेंडेशंस हो गाइस, प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट में मुझे बताएं एंड आई डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। थैंक यू गाइस।